नमस्ते दोस्तों। और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल वीके स्टोरी नॉवल पर, जहां कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाती है। अगर आप रोमांचक कहानियां, यादगार कहानी सुनना चाहते हैं, तो आप अभी हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जैसा कि आप सुन रहे हैं, हमारी खास स्टोरी सर्वोच्च युद्ध देवता, ये कहानी है हमारे अभिनव सिंघानिया की, जिसकी यात्रा अब शुरू हो गई है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। अध्याय 9 बर्फ की तलवार तकनीक। नौ ड्रैगन युद्ध संप्रभु तकनीक आत्मा सर्प रूपांतरण। बाथटब में पालथी मारकर बैठे अभिनव का चेहरा शांत था, आंखें बंद थीं और वे साधना कर रहे थे। कुछ समय बाद बाथटब का पानी अभिनव के शरीर के चारों ओर तेजी से घूमने लगा। 7 रत्नों से युक्त शरीर को मजबूत करने वाला तरल पदार्थ भंवर के केंद्र में एकत्रित हो गया, जो लगातार अभिनव के शरीर में विलीन होता रहा और उसकी साधना में सहायता करता रहा। अभिनव के शरीर में हर पल सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे थे। उसकी ऊर्जा और रक्त शक्ति बढ़ रही थी और उसकी मांसपेशियां फड़क रही थीं। वूश! जब बाथटब में मौजूद 7 रत्नों से युक्त शरीर को तरोताजा करने वाला सारा तरल पदार्थ अभिनव द्वारा अवशोषित कर लिया गया, तो उसने अपनी आंखें खोली, खड़ा हुआ और टब से बाहर निकल गया। ऐसा लगता है कि मुझे बॉडी टेम्परिंग दायरे के दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए अभी कुछ समय चाहिए। अपनी मुट्ठियों को थोड़ा भींचते हुए और अपने शरीर के भीतर शक्ति का प्रवाह महसूस करते हुए अभिनव की आंखों में प्रकाश की एक झलक दिखाई दी। धवन के साथ लड़ाई से पहले मुझे शरीर को मजबूत करने के क्षेत्र के तीसरे स्तर को पार करना होगा। अन्यथा शिलालेख पैटर्न की मदद से भी धवन के साथ लड़ाई कुछ हद तक निष्क्रिय रहेगी। धवन शरीर को मजबूत बनाने की कला के चौथे स्तर के मार्शल आर्टिस्ट थे। उनकी साधना ने न केवल उन्हें 200 जिन की अतिरिक्त शक्ति प्रदान की, बल्कि उनके शरीर, हड्डियों और आंतरिक अंगों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया, जिससे वे एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो गए। अगर अभिनव 1 महीने में शरीर को मजबूत करने के तीसरे स्तर तक नहीं पहुंच पाता, तो भले ही धवन वहीं खड़ा रहे और वह उसे मार डाले, फिर भी वह धवन को शायद ही घायल कर पाए। शिंगई मुट्ठी कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह बेकार साबित होगी। ये ठीक उसी सिद्धांत पर आधारित था जैसे कोई बच्चा अभी अभी चलना सीख रहा हो। शिंगई फिस्ट की ग्रैंड मास्टर स्तर की समझ होने के बावजूद भी वे किसी वयस्क को चोट नहीं पहुंचा सकते थे। पहले और दूसरे दोनों का स्तर बिल्कुल अलग था। यदि किसी की अपनी ताकत ही प्रतिद्वंदी के बचाव को भेद न सके, तो श्रेष्ठ तकनीक का क्या लाभ। ओह हाँ, मेरी मुस्कान के साथ भी एक अपॉइंटमेंट है। जैसे ही अभिनव अपने कमरे से बाहर निकला, वह सोचने लगा कि उसे मुस्कान को कौन सी साधना विधि सिखानी चाहिए। पुनर्जन्मित मार्शल सम्राट की स्मृतियों में 3 जन्मों का पुनर्जन्म तकनीक और 9 ड्रैगन युद्ध संप्रभु तकनीक के अलावा, जो कि शीर्ष स्तर की साधना विधियां थीं, कई अन्य शक्तिशाली साधना विधियां भी थीं जिनका अभ्यास मार्शल सम्राट स्तर तक पहुंचने के लिए किया जा सकता था। ऐसा नहीं था कि अभिनव जानबूझकर कुछ छिपा रहा था और मुस्कान को सर्वश्रेष्ठ 9 ड्रैगन युद्ध संप्रभु तकनीक देने के लिए अनिच्छुक था, बल्कि इसलिए कि इस साधना पद्धति को जब बाद के चरणों में विकसित किया जाता है, तो ये भयंकर शक्ति का मार्ग अपनाती है, जो महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। मुझे समझ आ गया, ये साधना विधि अच्छी है। हिमदेव तलवार कला, 20,000 साल से भी पहले के एक मार्शल सम्राट की साधना विधि। यह मार्शल सम्राट एक शक्तिशाली तलवारबाज थी, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक महिला थी। चाहे पिछले जन्म में पृथ्वी हो या इस जन्म में बादलों पर बसा महाद्वीप, शारीरिक रूप से महिलाएं पुरुषों से स्वाभाविक रूप से कमजोर होती हैं। यह एक निर्विवाद तथ्य था। बादलों से घिरे महाद्वीप पर महिलाओं को मजबूत बनने के लिए पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक प्रयास करने की आवश्यकता थी। हिमयुद्ध सम्राट ने अभिनव का सम्मान प्राप्त किया। पुनर्जन्म मार्शल सम्राट की यादों के माध्यम से अभिनव को पता चला कि पुनर्जन्म मार्शल सम्राट और हिम मार्शल सम्राट के बीच एक बार युद्ध हो चुका था। उस युद्ध में दांव पर उनकी अपनी अपनी साधना विधियां थीं। अंत में पुनर्जन्मित मार्शल सम्राट विजयी हुए और उन्होंने हिम मार्शल सम्राट की साधना विधि प्राप्त कर ली। मैं ये युद्ध कौशल मुस्कान को सिखा दूंगा। जैसे ही उसने अपना फैसला लिया, अभिनव भी मुस्कान के शयन कक्ष के बाहर पहुंच गया। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुल गया। युवा मास्टर। अभिनव को देखकर उस युवती का कोमल और सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने धीरे से कहा। अभिनव मुस्कान के बेडरूम में दाखिल हुआ और उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। मुस्कान, मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम्हें कौन सी साधना विधि सिखाऊंगा। आओ, मैं तुम्हें पहले शरीर को मजबूत करने वाले भाग का मौखिक उपदेश देता हूँ। इसे अच्छी तरह याद रखना। अभिनव ने घबराई हुई और कुछ हद तक संकोची युवती को देखकर मुस्कुराया। वह युवती ध्यान से सुनते हुए धीरे से सिर हिलाया। ये कहना ही पड़ेगा कि मुस्कान एक होशियार युवती थी। अभिनव ने आइस गॉड स्वॉर्ड आर्ट के बॉडी टेम्परिंग दायरे वाले हिस्से के लिए मानसिक साधना विधि का केवल 3 बार पाठ किया, और मुस्कान ने एक भी शब्द छोड़े बिना हर एक शब्द को याद कर लिया। हालांकि जल्द ही समस्याएं उत्पन्न हो गईं। युवक स्वामी, मुझे साधना विधि तो याद आ गई, लेकिन उसमें बताए गए स्पर्श बिंदु कहाँ हैं, यह मुझे नहीं पता। मुझे क्या करना चाहिए। मुस्कान ने उत्सुक निगाहों से अभिनव को देखा और उसका चेहरा अत्यंत दयनीय प्रतीत हो रहा था। मुझसे लापरवाही हो गई। कैसा रहेगा अगर मैं आपको उन EQ पॉइंट्स को पहचानना सिखाऊं। अभिनव क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराते हुए उसने अपना सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है। मुस्कान ने उत्साह से सिर हिलाया।
मुस्कान के दिल में मार्शल आर्टिस्ट बनने की तीव्र इच्छा थी। उसकी राय में, जब तक वह मार्शल आर्टिस्ट बन जाती है, तब तक वह उस युवा मालिक और मालकिन की रक्षा करने में सक्षम होगी जो उसे परिवार की तरह मानते थे। अभिनव के इशारे पर मुस्कान बिस्तर पर उसके सामने बैठी थी। मुस्कान, जुबे एक्यूपॉइंट नाभि से 7 इंच ऊपर स्थित है। ये यहीं पर है। अभिनव ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और युवती के पतले कपड़ों के माध्यम से उसकी नाभि की स्थिति की पुष्टि करने के बाद उसकी उंगली ऊपर की ओर बढ़ी और जुबे एक्यूपॉइंट पर रुक गई। मुस्कान, क्या तुम्हें याद है? अभिनव को महसूस हुआ कि युवती का शरीर थोड़ा कांप रहा है। वह मन ही मन मुस्कुराया, ये सोचकर कि यह लड़की काफी संवेदनशील है। मुझे याद आ गया। उस युवती का चेहरा लाल सेब जैसा था, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, वह बेहद शर्मीली थी। अभिनव ने उस युवती को एक एक करके एक्यूपॉइंट्स की पहचान करना सिखाया। उसका हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा। उस युवती का कांपना दिन ब दिन तेज होता गया, जिससे अभिनव थोड़ा बेचैन महसूस करने लगा। हालांकि मुस्कान की उम्र केवल 15 वर्ष थी, लेकिन उसका शारीरिक विकास बहुत अच्छा था, जो निस्संदेह अभिनव के लिए एक बड़ा आकर्षण था। अपने पिछले जीवन में भाड़े का सैनिक बनने के बाद अभिनव के जीवन को बेकाबू और अनियंत्रित कहा जा सकता है। बेशक, इसमें से ज्यादातर तो बस दिखावा था। गोलियों की बौछार से बचकर निकले एक भाड़े के सैनिक के रूप में वह अपनी सीमाओं को जानता था। प्यार और इस तरह की भावनाएं क्षणभंगुर बादल की तरह थीं। वह नहीं चाहता था कि महिलाएं दूसरों के लिए उसकी कमजोरी बन जाएं, जिसका वे उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। मुस्कान, क्या तुम अब भी ठीक हो? ये देखकर कि युवती पसीने से भीग चुकी थी, अभिनव ने पूछा। युवा स्वामी, कृपया जारी रखें। उस युवती ने हठपूर्वक सिर हिलाया। मुस्कान, ये तानझोंक एक्यूपॉइंट है। अभिनव ने सिर हिलाया और अपनी उंगली फिर से नीचे दबाई। उस युवती का शरीर बुरी तरह कांप उठा, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। वह खुद को संभाल नहीं पाए और अभिनव की बाहों में गिर पड़ी। पसीने से तरबतर वह सुंदरी नीचे गिर पड़ी और एक सुगंधित हवा बह उठी। अभिनव ने सहज ही उसे पकड़ लिया। उसके हाथों में एक कोमल अनुभूति भर गई और वातावरण कुछ हद तक स्पष्ट हो गया। उस युवती का कोमल शरीर कांप उठा और उसने शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। वह किसी सख्त चीज से टकरा गई, जिससे अभिनव के चेहरे के भाव बदल गए और उसने दबी हुई सी कराह निकाली। युवा स्वामी, क्या आप ठीक हैं? वह युवती थोड़ी चौंक कर जल्दी से ऊपर की ओर अभिनव की ओर देखने लगी। मैं ठीक हूँ। अभिनव ने अपने गले से एक धीमी सी गुर्राहट निकाली। इस समय उस युवती को भी कुछ एहसास हुआ और वह शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया, फिर से अभिनव की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। मुस्कान, बाकी बचे एक्यूपॉइंट्स के लिए मेरी माँ तुम्हें बाद में उन्हें पहचानना सिखा देंगी। मैं पहले वापस जाती हूँ। अभिनव अनिच्छा से बिस्तर से उठी और जल्दी से भाग गई। कितनी शर्मनाक बात है। मैं बस केवल वह युवती ही वहीं खड़ी रही, जिसका चेहरा इतना लाल था कि ऐसा लग रहा था मानो खून बहने वाला हो, और वह खुद से कुछ बुदबुदा रही थी। उस युवती के कमरे से निकलने के बाद अभिनव ने गहरी सांस ली। उसे सचमुच डर था कि वह खुद पर काबू नहीं रख पाएगा और कोई पागलपन भरा काम कर बैठेगा। सरल शब्दों में कहें तो अपने पिछले जीवन में 15 वर्षीय मुस्कान एक नाबालिग लड़की थी। बेटा, तुम मुस्कान के कमरे से बाहर क्यों आ रही हो? बाहर से लौटी मधु की मुलाकात संयोगवश अभिनव से हो गई। उसने अभिनव की घबराहट और बेचैनी को देखा। माँ, मुझे अभी कुछ काम करना है। मैं पहले अपने कमरे में वापस जा रहा हूँ। अभिनव ने मधु की निगाहों को देखा, एक अजीब सी मुस्कान दी और जल्दी से अपने कमरे में लौट गया। इस अनुभव से गुजर चुकी मधु मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ऐसा लग रहा था कि उसका बेटा बड़ा हो गया है। आगे बढ़ते हुए मधु मुस्कान के बेडरूम में चली गई, जिसे बंद करने का उसे समय ही नहीं मिला था। मुस्कान, तुम? बिस्तर पर बैठी उस युवती को लाल चेहरे के साथ देखकर मधु की आंखों में चंचलता की झलक दिखाई दी। महोदया, मधु को देखकर वह युवती चौंक गई। महोदया, बात वो नहीं है जो आप सोच रही हैं। मैं युवा गुरुजी मुझे एक्यूपॉइंट्स की पहचान करना सिखा रहे थे। उस युवती ने तुरंत सब कुछ समझा दिया। एक्यूपॉइंट्स की पहचान करें। उस युवती की बातें सुनने के बाद मधु की निगाहें और भी अजीब हो गईं। अध्याय 10 शर्त। एक महीना पलक झपकते ही बीत गया। आज ही के दिन अभिनव और धवन ने लड़ने के लिए सहमति जताई थी। भोर के समय एक साफ सुथरे कमरे में अभिनव स्नानघर के कुंड से उठी और धीरे धीरे बाहर निकली। 7 ट्रेजर्स बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की आखिरी खुराक भी खत्म हो चुकी थी। अपनी झुंझुनी और दर्द से ग्रस्त मांसपेशियों को धीरे से हिलाते हुए और भीतर की शक्ति को महसूस करते हुए अभिनव के होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। 1 महीने की मेहनत व्यर्थ नहीं गई। 1 महीने की कठिन साधना के बाद अभिनव के सुंदर चेहरे पर मौजूद लड़कपन की मासूमियत थोड़ी फीकी पड़ गई थी। लंबे समय तक शारीरिक बल प्रयोग करने से उनका शरीर मजबूत और सुगठित हो गया था। गहरे बैंगनी रंग के चुस्त दुरुस्त कपड़ों ने उनके सुगठित शरीर को और भी आकर्षक बना दिया। 1 महीने पहले की तुलना में, जब वह एक कमजोर और बीमार व्यक्ति था, मार्शल आर्टिस्ट बनने और खुद को मजबूत करने से पहले वह बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। युवा स्वामी, क्या आप जाग गए हैं? ओरियोल की मधुर आवाज ने अभिनव के शांत चेहरे पर कोमलता की एक झलक बिखेर दी। कपड़े पहनकर वह तय करने वाले पर्दे के पीछे से बाहर निकला, दरवाजे तक गया और उसे खोल दिया। दरवाजा पूरी तरह खुल गया। नर्म गर्म धूप अंदर आए और उसे अपनी रोशनी में नहला दिया। बाहर दुबली पतली आकर्षक लड़की ने उसकी निगाहों से मुलाकात की, फिर घबराहट में अपना सिर नीचे कर लिया, उसके गाल लाल हो गए।
आज उन्होंने हल्के हरे रंग के कपड़े पहने थे जो उनके सुडौल शरीर पर बेहद खूबसूरत लग रहे थे। उसकी छाती पर खिले हुए शर्मीले अधूरे फूल यौवन का एक सूक्ष्म आकर्षण बिखेर रहे थे। आसमानी नीले रंग का एक कमरबंद उसकी पतली कमर पर कसा हुआ था जो हवा में लहरा रहा था। अभिनव एक पल के लिए उसे देखती रही। मुस्कान, तुम जल्दी उठ गए। खुद को संभालते हुए उसने हल्की सी मुस्कान दी। उसने मन ही मन आह भरी। 1 महीने के परिश्रम के बाद लड़की के सुडौल शरीर की बनावट खतरनाक रूप से मोहक होती जा रही थी। जब उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया, मानो उससे खून टपकने वाला हो। मैडम ने कहा कि वह आगे चली जाएंगी और मुझे आपको जगाने के लिए भेजा, लेकिन आप पहले से ही उठ चुके थे। उसने अपनी शरद ऋतु की चमकीली आंखों को झपकाया और सिर हिलाते हुए उसकी अर्धचंद्राकार भौहें मुड़ गईं। उसके शब्दों ने अभिनव के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान ला दी। क्या माँ को अब भी लगता था कि उसे बिस्तर पर आलस करना पसंद था? मुस्कान, तुमने बॉडी टेम्परिंग की दूसरी परत को पार कर लिया है। आश्चर्यचकित होकर उसने उसकी इस उपलब्धि को देखा। आपके द्वारा तैयार किए गए औषधि के कारण मेरी प्रगति तेजी से हुई है। उसकी चमकीली आंखें दमक उठी, उसकी कोमल भौहें ऊपर उठीं और उसने एक छोटी, मनमोहक मुस्कान दी। जादुई औषधि तो गौण है, असली तो तुम्हारी प्रतिभा है। लगता है हिम देवता की तलवारबाजी कला तुम्हें रास आती है। तलवारबाज होने के नाते तुम्हें एक तलवार की जरूरत होगी। आज दोपहर मैं तुम्हें तलवार चुनने के लिए ले चलूंगा। अभिनव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। लेकिन क्या आपने यह नहीं कहा था कि आइस गॉड स्वॉर्ड आर्ट में बॉडी टेम्परिंग स्टेज में तलवार चलाने की कोई समान क्षमता नहीं है? उसने फिर पलकें झपकाईं। मैं तुम्हें पहले तलवारबाजी की एक और कला सिखाऊंगा, क्या तुम इसमें रुचि रखते हो? वह मुस्कुराया। हाँ, उसने जल्दी से सिर हिलाया, उसे डर था कि कहीं वह अपना मन न बदल ले। चलो चलते हैं, मुस्कान। वह बाहर निकला, दरवाजा बंद किया और स्वाभाविक रूप से उसका छोटा, कोमल हाथ थाम लिया, एक सहज गति में, मानो अनगिनत बार अभ्यास किया हो। हमें मैडम को इंतजार नहीं कराना चाहिए। खुशी से मुस्कुराते हुए उसने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। सुनहरे बालों वाला लड़का और लाल रंग की लड़की हाथ में हाथ डाले परिसर से निकलकर परिवार के मार्शल आर्ट मैदान की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें ईर्ष्यालु, जलनग्रस्त और यहाँ तक कि नफरत भरी निगाहों का सामना करना पड़ा। कुछ युवकों ने ऐसे घूर कर देखा मानो वे आग उगल सकते हों, और वे अभिनव को किनारे धकेलकर उसकी जगह लेने के लिए तरस रहे थे। कुछ लड़कियां परी जैसी दिखने वाली मुस्कान को खुली ईर्ष्या से देख रही थीं। मिश्रा मार्शल आर्ट्स फील्ड नीले पत्थरों का एक विशाल मैदान था। इसके बगल में थोड़ी ऊंची जमीन पर मिश्रा कबीले के लोगों की भीड़ एक उबलते हुए कड़ाहे की तरह शोर मचा रही थी। ये तो बस दो बच्चों के बीच की लड़ाई है, लगभग सभी बड़े बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं। क्या शानदार नजारा है। जी हाँ, पिंडारी सिटी में हमारी बाजार की दुकानें चलाने वाले बुजुर्ग भी वापस आ गए हैं। आज की भीड़ किसी युवावस्था समारोह की भीड़ के बराबर है। मैंने सुना है कि 7वें एल्डर ने परिवार के मुखिया और ग्रैंड एल्डर को गवाह के रूप में आमंत्रित किया था। उनके आने के बाद अन्य एल्डर मुश्किल से ही दूर रह सके। मैदान के सामने बने एक ऊंचे चबूतरे पर मेज और कुर्सियां लगाई गई थी। कई लोग पहले से ही बैठे हुए सुगंधित चाय की चुस्कियां ले रहे थे। वे मिश्रा परिवार के उच्च पदस्थ अधिकारी थे। परिवार के मुखिया वीरभद्र बीच वाली सीट पर बैठे थे। उसके बगल में खाली सीट को छोड़कर बाकी सभी कुर्सियां भरी हुई थीं और मिश्रा परिवार के प्रत्येक बुजुर्ग के पीछे मुट्ठी भर युवक खड़े थे। मिश्रा परिवार की 9वीं वरिष्ठ सदस्य के रूप में मधु सबसे अंत में बैठी थी। उनका चेहरा शांत था, मानो उनकी आंखों के सामने माउंट ताई ढह रहा हो। 9वें एल्डर, कितनी शांति है। 7वें एल्डर राजेंद्र, जिन्हें 8वें एल्डर ने मधु से अलग कर दिया था, ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। वह पहले से ही पूरी तरह से विजेता लग रहा था। मधु ने ऐसा दिखाया मानो उसने उसकी बात सुनी ही न हो, कोई जवाब नहीं दिया और उन दोनों के बीच बैठे 8वें एल्डर को एक अजीब, दबी हुई मुस्कान के साथ छोड़ दिया। राजेंद्र इतना क्रोधित हुआ कि वह हंसने लगा। वह देखना चाहता था कि मधु कब तक ये नाटक जारी रख सकती है। आज उसका बड़ा बेटा धवन अभिनव को अपंग कर देगा और अपने तबाह हुए छोटे बेटे का बदला लेगा। ग्रैंड एल्डर, उसी क्षण भीड़ तितर बितर हो गई। सम्मानपूर्वक अभिवादनों की गूंज के बीच एक वृद्ध व्यक्ति आगे बढ़ा और ऊंचे मंच पर चढ़ गया। यह मिश्रा परिवार के ग्रैंड एल्डर महेंद्र मिश्रा थे। ग्रैंड एल्डर परिवार के मुखिया वीरभद्र सहित मिश्रा परिवार के सभी बुजुर्ग खड़े होकर उस बुजुर्ग को प्रणाम किया। ये बुजुर्ग व्यक्ति न केवल मिश्रा परिवार का सबसे शक्तिशाली सदस्य था, बल्कि एक सम्मानित 9वीं श्रेणी का रसायनज्ञ भी था। क्लाउड महाद्वीप पर केवल वे कीमियागर ही सच्चे कीमियागर माने जाते थे जो आधिकारिक रैंक में प्रवेश कर चुके थे। रसायन शास्त्री बनने के लिए अत्यंत कठिन परिस्थितियों को पूरा करना आवश्यक था। कोर फॉर्मेशन स्टेज के 1000 मार्शल आर्टिस्टों में से शायद एक भी सफल नहीं होगा। पिंडारी सिटी के तीनों महान कुलों में से प्रत्येक में एक 9वीं श्रेणी का रसायनज्ञ था। मिश्रा परिवार का रसायन शास्त्री ही उनके अपने परिवार का सदस्य था। अन्य 2 कुलों ने अपने रसायन शास्त्रियों को भारी रकम देकर बाहर से नियुक्त किया था और उनमें से कोई भी किसी भी समय जा सकता था। बूढ़े व्यक्ति ने हल्के से सिर हिलाया, मिश्रा परिवार के मुखिया वीरभद्र के बगल में बैठ गया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। छोटे जी, चूंकि बड़े बुजुर्ग यहाँ हैं, इसलिए आप पहले प्रवेश कर सकते हैं। 7वें एल्डर राजेंद्र बोले। उनके पीछे खड़े धवन ने सिर हिलाया और विशाल मार्शल आर्ट मैदान में कदम रखा। यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर भी मौजूद हैं। धवन पहले से ही मैदान में है, अभिनव अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? ये अभिनव तो हद ही करारा व्यवहार करता है। क्या उसने हिम्मत हार कर आने से इनकार तो नहीं किया होगा? मार्शल आर्ट के मैदान के आसपास मिश्रा परिवार के युवा आपस में चर्चा कर रहे थे, कुछ खुलेआम अभिनव का उपहास कर रहे थे।
9 एल्डर, ग्रैंड एल्डर यहाँ है, आपका बेटा अभिनव अभी तक क्यों नहीं आया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह हिम्मत न करे? ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर 7वें एल्डर राजेंद्र ने जानबूझकर जोर से पूछा। 7वें बुजुर्ग, निश्चिंत रहें, चूंकि मेरे बेटे ने सहमति दे दी है, वह आएगा। मधु ने हल्की सी नाक से आवाज निकाली। 9वें बुजुर्ग, मुझे आज के संघर्ष की कोई आवश्यकता नहीं दिखती। अपने पुत्र की ओर से हार क्यों नहीं मान लेते? उसे चोट से बचाएं और अपने और 7वें बुजुर्ग के बीच सद्भाव बनाए रखें। छठे एल्डर मंगल मिश्रा, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति जिनके चेहरे पर तलवार का निशान था और जो राजेंद्र के घनिष्ठ मित्र थे, ने उदासीनता से बात की। छठे एल्डर, आपके शब्दों से तो यही लगता है कि धवन की जीत निश्चित है। 5वें एल्डर शिवदत्त ने बीच में टोकने से खुद को रोक नहीं पाया। ये तो सर्वविदित है। मंगल मुस्कुराया। तो चलिए, मैं छठे एल्डर के साथ शर्त लगाता हूं, अगर धवन जीतता है तो मैं आपको 500 ताइल चांदी दूंगा, अगर अभिनव जीतता है तो आप मुझे उतनी ही राशि देंगे। सहमत हैं? शिवदत्त ने मंगल को देर तक देखा और धीरे धीरे बोली। मिश्रा परिवार के एक बुजुर्ग का मासिक वेतन मुश्किल से 1 दर्जन ताइल था। शिवदत्त ने तो कई वर्षों की आय दांव पर लगा दी थी। मिश्रा परिवार के सभी उच्च अधिकारी, जिनमें परिवार के मुखिया वीरभद्र भी शामिल थे, शिवदत्त को आश्चर्य से देख रहे थे। किसी ने भी अभिनव में इतने आत्मविश्वास की उम्मीद नहीं की थी। यहां तक कि ग्रैंड एल्डर महेंद्र ने भी अपनी आंखें खोलीं और शिवदत्त को ध्यान से देखा। शिवदत्त की बातें सुनकर मंगल की आंखें चमक उठीं। जुए की लत से ग्रस्त होने के कारण उसने इसे मुफ्त का पैसा समझा। समस्या ये थी कि उसके पास 500 ताइल एक प्रकार का सिक्का नहीं थे। उसकी लगभग सारी संपत्ति जुए के अड्डों में फेंक दी गई थी। क्या, छठे एल्डर, आप घबरा रहे हैं? मंगल को चुप देखकर शिवदत्त मुस्कुराए। मंगल का चेहरा लाल हो गया। वह अपने बगल में बैठे 7वें एल्डर राजेंद्र की ओर मुड़ा। छठे एल्डर, मैं आपको 500 ताइल उधार देता हूं। इसके अलावा मैं 5वें एल्डर के साथ शर्त लगाने के लिए 500 और लगाऊंगा। क्या आप शर्त लगाएंगे? 5वें एल्डर राजेंद्र ने मंगल की परेशानी को देखते हुए सीधे शिवदत्त की ओर देखा। शिवदत्त ने भौहें चढ़ाईं। 500 ताइल कुछ ही वर्षों के वेतन के बराबर थे, लेकिन दैनिक खर्चों को मिलाकर उसके पास केवल 800 ताइल ही बचत के रूप में बचे थे। 1000 ताइल जमा करने में सक्षम राजेंद्र मिश्रा परिवार के सबसे धनी बुजुर्गों में गिने जाते थे। ये सचमुच एक ही दांव पर सब कुछ लगा देने जैसा था।